बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी लिमिनोसिटी एंड रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान, सिंपल और छोटा सा टॉपिक है। बेटा यहाँ पे हमने सिर्फ दो चीज़ों को डिस्कस करना है। नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे कि लिमिनोसिटी क्या होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके अलावा रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी किसे कहते हैं, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं जी हम लिमिनोसिटी से। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी स्टार है ना बेटा, वो 1 सेकंड में अपने अंदर से कितनी रेडिएशंस को एमिट करता है, ठीक है, उसको हम उस स्टार की लिमिनोसिटी कहते हैं, ठीक है। या हम दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि पावर आउटपुट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। एक स्टार के अंदर से जो निकल के आने वाली रेडिएशन है ना, उसकी पावर आउटपुट, उसको हम लिमिनोसिटी कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए आसान डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इट इज टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट टाइम बाय द स्टार। यानी कोई भी स्टार यूनिट टाइम के अंदर अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता है। ये विजिबल भी हो सकती हैं और नॉट विजिबल भी हो सकती हैं। यानी कि जो व्हाइट लाइट जिसको आप देख सकते हैं उस रेंज के अंदर भी ये रेडिएशंस हो सकती हैं। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट भी हो सकती हैं, इंफ्रारेड भी हो सकती हैं, कोई और भी हो सकती हैं, ठीक है। तो बेटा एक स्टार के अंदर से निकल के आने वाली हर तरह की जो रेडिएशन है, जो एक सेकंड में कह लीजिए या फिर आप एक यूनिट टाइम कह लीजिए, उसके अंदर निकल के आती है बेटा, उसको हम कहते हैं ये उस स्टार की लिमिनोसिटी है। बात समझ आ गई? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक और भी डेफिनेशन है, वो ये है कि लिमिनोसिटी इज अ मेजर ऑफ टोटल पावर आउटपुट। अब बच्चों को ये समझाना होता है कि टोटल पावर आउटपुट का क्या मतलब है। देखो मेरे बेटा, ये जो रेडिएशन निकल के आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या है? एनर्जी है ना, ठीक है। और कितने टाइम में आ रही है? यूनिट टाइम के अंदर। लेट्स से 1 सेकंड कह लीजिए, ठीक है। एनर्जी इमिट हो रही है पर सेकंड। अब एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ये इसका रिलेशन बनता है। एनर्जी का यूनिट होता है बेटा जाउल्स, ठीक है, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। और जाउल्स डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे बेटा या सेकंड करेंगे तो वो यूनिट मिलता है वाट, जो कि पावर बन जाती है। पावर क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, या आप उसको एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी दरअसल क्या बात हो रही है कि कितनी एनर्जी इमिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में एक यूनिट टाइम के अंदर, यानी कि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम है। तो चाहे वर्क डिवाइडेड बाय टाइम लीजिए, चाहे एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम लीजिए, बेटा पावर आ जाएगी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि लिमिनोसिटी क्या है? दैट इज द मेजर ऑफ टोटल पावर आउटपुट ऑफ रेडिएशन इमिटेड। जो रेडिएशन वहां से इमिट हो रही है, उसकी टोटल पावर आउटपुट को बेटा हम लिमिनोसिटी कहते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। और इसका जो यूनिट है, यूनिट होता है इसका जाउल्स पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल के आ रही है ना, ये एनर्जी है और यूनिट टाइम में आ रही हैं, तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे ना, ठीक है। सो जब s नीचे से ऊपर जाता है तो पावर माइनस हो जाती है, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं j डिवाइडेड बाय s, ठीक है, और इसको हम वाट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड आप हेडिंग लगाएंगे बेटा इसकी डिपेंडेंस की। दो चीजों के ऊपर जो लिमिनोसिटी है ना बेटा, एक स्टार की, वो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब ये चीज तो आपको पता चल गई ना, लिमिनोसिटी क्या है? सिंपल सी बात है भाई, एक स्टार में से ना निकल के आने वाली रेडिएशंस जो 1 सेकंड में कह लीजिए या एक यूनिट टाइम में निकल के आती हैं, उसको हम उसकी लिमिनोसिटी कहते हैं। ओके हो गया। अब हमने डिपेंडेंस की बात करनी है। दो चीजें, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के चेंज करने से लिमिनोसिटी चेंज होती है, यानी अलग अलग स्टार का अगर अलग अलग टेम्परेचर है तो उनकी लिमिनोसिटी भी अलग अलग होगी, ठीक है बेटा। दूसरी चीज होती है उसका सरफेस एरिया, ठीक है। स्मॉल सरफेस एरिया अगर स्टार का है तो उसकी कुछ और लिमिनोसिटी होगी, अगर उसका लार्ज सरफेस एरिया है तो उसकी लिमिनोसिटी कुछ और होगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं। अभी हम आगे चल के इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी बस ये 2 पॉइंट याद रखिए कि लिमिनोसिटी किन चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 आपका आ गया टेम्परेचर, नंबर 2 सरफेस एरिया, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो लिमिनोसिटी है ना, इसको हम डिनोट करते हैं एल के साथ, ठीक है। अब इस लिमिनोसिटी का जो ताल्लुक बनता है एरिया के साथ, और इसका जो ताल्लुक बनता है जी उसके टेम्परेचर के साथ, इनको ना आपस में रिलेट करता है एक लॉ जिसको कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। तो मैंने यहां पर हेडिंग लगाई है नेक्स्ट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की, ठीक है। और ऊपर मैंने बताया आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ रिलेट
बॉडीज ल्यूमिनिटी यानी कि ल्यूमिनोसिटी, बॉडीज ल्यूमिनिटी मतलब स्टार की ल्यूमिनोसिटी, ठीक है, L टू इट्स सरफेस एरिया A एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो ये जो L है ना, L को A से और T से रिलेट करने वाला जो लॉ है बेटा, उसको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। बात समझ गए हो? हमने कहा ना कि ल्यूमिनोसिटी L डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, T पर, और सरफेस एरिया A पर डिपेंड करती है। तो इन तीनों को आपस में रिलेट करने वाला जो लॉ है बेटा, उसको कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है दरअसल ब्लैक बॉडी के लिए होता है, और ये जो ब्लैक बॉडी है ना, हम इस स्टार को भी ब्लैक बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हर वो बॉडी जो कि रेडिएशन को अच्छे से एमिट कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको हम ब्लैक बॉडी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये है प्रॉपरली अगर देखा जाए तो ब्लैक बॉडी के लिए, लेकिन स्टार को भी हम एज अ ब्लैक बॉडी कंसीडर करेंगे यहाँ पर, और उसके ऊपर भी हम ये लॉ अप्लाई करेंगे। अब ये लॉ क्या कहता है बेटा? ये लॉ आपको कहता है कि एक स्टार के अंदर से जो निकल के आने वाली जो रेडिएशंस हैं, ठीक है, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर की पावर 4 के, ठीक है। देखिए यहां पर बताया गया, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। टोटल एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, स्टार भी हमारी क्या है? ब्लैक बॉडी है। टोटल एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एक सेकंड में एक यूनिट एरिया से जो रेडिएशन निकल के आ रही है, ठीक है ना, इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये देखिए आप जरा, इसको ना आपकी बुक में यूं लिखा गया है। दरअसल अगर देखा जाए तो इसको लिखना यूं चाहिए था कि हम लिखते हैं यहाँ पे L और डिवाइडेड बाय ये एरिया हम नीचे लिखते हैं ना ऐसे, क्योंकि ये जो लिमिनोसिटी है ना बेटा, लिमिनोसिटी, ठीक है ना, लिमिनोसिटी क्या है कि जो रेडिएशन निकल रही है पर सेकंड, तो ये हो गया पर सेकंड, उसके नीचे फिर हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास के नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यानी L बाय A, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, यानी T रेज़ टू पावर 4, ठीक है। सो यहां पर इस तरह से लिखना चाहिए था तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन यह है कि अब इसको एरिया को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक टोटल एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, अगर हम सिर्फ लुमिनोसिटी लिखते हैं तो लुमिनोसिटी क्या है? रेडिएशन पर सेकंड, उसके नीचे एरिया से डिवाइड करते हैं तो अब बन गया लुमिनोसिटी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4, ठीक है बेटा। ये आपका जो है वो ब्लैक बॉडी के लिए लॉ है, क्योंकि हम स्टार को एज अ ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं, तो इसलिए बेटा जी हम इसके ऊपर ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बेटे। सो इसको ना एरिया को ना सिंपली हमने यहां से इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि दरअसल इसको होना यूं चाहिए था कि लुमिनोसिटी है क्या? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर सेकंड, या जितनी भी उसमें से रेडिएशन निकलती है पर सेकंड, फिर पर यूनिट एरिया भी करना है तो फिर उसको एरिया से डिवाइड करेंगे A, ठीक है। ये आगे लुमिनोसिटी पर यूनिट एरिया, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो दरअसल ये एरिया जो यहां डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। सो L इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू T रेज़ टू पावर 4, क्योंकि डिस्कस करना है लुमिनोसिटी को उसके एरिया के साथ रिलेट करते हुए और उसके टेम्परेचर के साथ रिलेट करते हुए बॉडी के, दैट्स व्हाई हमने इसको बेटा यूं करके लिखा। बात समझ आ गई है? लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया, ओके जी। अब बेटे उसके बाद फिर आपने इसी को मैथमेटिकली फॉर्म लिख देनी है। लुमिनोसिटी ये है आपके पास क्या? ये है जी जो रेडिएशन एमिट हो रही है पर सेकंड, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। अब देखिए दोनों के साथ ना इस रिलेशन से क्लियर हो गया कि लुमिनोसिटी का एरिया के साथ और लुमिनोसिटी का टेम्परेचर के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है, और यहां पर आपने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन खत्म कर देना, इक्वल लगा देना, साथ में आएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमने सिग्मा कांस्टेंट लगा दिया, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमने यहाँ पर नीचे मेंशन किया है, और एरिया जो है ये हमारे पास जो एक स्फेरिकल एरिया होता है ना, सरफेस एरिया स्फेयर का, वो हमने पुट किया A इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, वो 4 पाई r स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो T टेम्परेचर है उसी तरह से आया, और ये आपके पास कांस्टेंट आ गया सिग्मा। अब इस सिग्मा की वैल्यू बेटा यहाँ पर 5.6710⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर के पावर -4 होती है, वो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रहे कि हम जो अपना ये स्टार है उसको एक कंप्लीट ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हुए ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने दो चीजें बताई आपको कि भाई टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है लुमिनोसिटी के साथ, एरिया का
डायरेक्ट रिलेशन है लिमिनोसिटी के साथ। ठीक है, दो चीजें क्लियर होगी। अब हम फर्दर इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, वो भी जरा सुनिए बेटा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं ना आपके पेपर में, तो मैं पहले से आपको वो तमाम एंगल से चीज कवर करा देता हूं ताकि जिस भी तरह से पेपर में सवाल आए आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो। तो बेटा टेम्परेचर पे आ जाइए पहले। अब एक चीज तो देख लिया हमने कि लिमिनोसिटी का टेम्परेचर के साथ जो है वो एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है। अगर हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करें, इसका तो यहाँ पे टेम्परेचर की पावर 4 है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि जो लिमिनोसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये बताना भी होता है, अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछा गया कि अगर हम यहाँ टेम्परेचर जो है एक स्टार का वो डबल कर देते हैं तो उसकी लिमिनोसिटी जो है वो कैसी होगी, क्या वो 2 टाइम होगी, वो 4 टाइम होगी, वो 10 टाइम होगी, 20 टाइम होगी, 16 टाइम होगी, कितना टाइम होगी, आपने आंसर करना होगा। या फिर आपको यही चीज एज अ शॉर्ट क्वेश्चन दी भी जा सकती है, तो फिर उसमें आप बेटा उसको यूं आंसर करोगे कि देखो अगर जो है वो लिमिनोसिटी को डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो डबल करने से सॉरी टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए तो जो लिमिनोसिटी है वो 16 टाइम हो जाएगी। अब उसको अगर आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे तो वहां पर फिर आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करेंगे मैं वो भी आपको चीज बता देता हूँ। देखो ये है ना आपके पास जो t की पावर 4 था ना t, इस t की जगह पे आपने क्या लिख देना है जी, 2t लिख देना है। ठीक है, जब ये 2t की पावर 4 बनेगा तो याद रखना ये आपके पास 2 रेज़ टू पावर भी 4 है और t रेज़ टू पावर भी 4 है, तो 2 रेज़ टू पावर 4 क्या बन जाता है आपके पास 16, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो ये 16 टाइम द प्रीवियस टेम्परेचर पावर पर 4 बन जाएगा। यानी कि साथ में एक फैक्टर आपका और आ जाएगा जो कि 2 रेज़ टू पावर 4 है, दैट इज 16। इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया इफ यू डबल द टेम्परेचर लिमिनोसिटी इंक्रीज बाय 16 टाइम, 16 गुना बढ़ जाएगी। टेम्परेचर डबल करोगे ना एक स्टार का तो उसकी लिमिनोसिटी कितनी बढ़ेगी, 16 गुना बढ़ जाएगी। अगर आप उसका साइज चेंज नहीं करते, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया को चेंज नहीं करते। ठीक है, अगर सरफेस एरिया को चेंज ना किया जाए और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया जाए बेटा, तो उस सूरत हाल के अंदर जो इसका जो लिमिनोसिटी है बेटा वो 16 गुना बढ़ जाती है। क्लियर हुई बात? ओके जी। तो उसके बाद फिर आपने सरफेस एरिया के हवाले से भी बात करनी है। तो हमने सीख लिया कि लिमिनोसिटी का एरिया के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो लिमिनोसिटी बढ़ेगी, अगर आप एरिया कम रखेंगे एक स्टार का या कम एरिया वाला स्टार, सरफेस एरिया कम है उसका, तो उसकी लिमिनोसिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो यहां पर देखिए वही चीज आपने लिखी है, इस रिलेशन में देखा कि एरिया का इसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है बेटा डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब इसका जो सरफेस एरिया है ना बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया कंट्रोल हो रहा है जी रेडियस से। 4 और पाई तो आपके पास एक तरह कांस्टेंट कह सकते हैं ना, तो एरिया कंट्रोल हो रहा है किससे, रेडियस से। अगर स्टार का रेडियस बढ़ेगा तो रेडियस के बढ़ने से फिर क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो एरिया के बढ़ने से क्या होगी, लिमिनोसिटी होगी। तो अब हम इसके हवाले से भी एक बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हम जो है वो इसके अंदर कुछ चेंजिंग लेके आते हैं बिना टेम्परेचर को चेंज किए, हम उसका रेडियस डबल कर देते हैं। If the two star have the same temperature, then the star with the double radius will have the 4 time luminosity. एक स्टार और दूसरा स्टार, दो स्टार आपके पास हैं और दोनों का टेम्परेचर अगर सेम रखा जाए, ठीक है, और दूसरे वाले स्टार का हम रेडियस डबल कर दें, तो रेडियस डबल करने से आपके पास जो लिमिनोसिटी है बेटा वो कितनी, 4 गुना बढ़ जाएगी। क्यों, देखो जरा, ये है ना आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया की जगह लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर है। जब आप रेडियस डबल करोगे ना तो r की जगह 2r आएगा। ठीक है, जब यहां r की जगह 2r बनेगा ना बेटा, इधर मैं चले यहां रफली लिख देता हूं 2r, तो जहां r का स्क्वायर था वहां 2r का स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर वापस उसी तरह से आया, वो 4 शुरू में आ जाएगा, यानी कि 4 टाइम प्रीवियस हो जाएगी। बात को समझ गए हो ना। मेरे ख्याल से इतने लेवल की जो डेरिवेशन है वो आपको समझ आ जानी चाहिए, बहुत छोटी छोटी सी आसान सी डेरिवेशन है। ठीक है बेटा, तो एमसीक्यूज में ये चीज आ सकती है, तो आपको यहां पर ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप, क्योंकि अक्सर बच्चों को जब ये रिलेशन देखते हैं ना कि ये लेंथ है और ये एरिया है, तो इनमें कोई मतलब पावर वगैरह कुछ नहीं है, तो वो सोचते हैं अगर हम उसका जो रेडियस है वो डबल कर दिया जाए तो इसमें लुमिनोसिटी भी क्या असर पड़ता है, तो वो देखते हैं ये तकरीबन इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो अगर ये डबल कर दें तो लुमिनोसिटी डबल हो जाएगी। डबल नहीं होगी, रेडियस जो है वो एरिया से कंट्रोल होता है और वो 4 पाई आर स्क्वायर उसका एरिया है, आर का यहाँ पर स्क्वायर है। अगर रेडियस डबल करते हैं तो ये जो है 2 का स्क्वायर उसमें जब आएगा तो वो 4 बन जाएगा। देखो ना, आर की जगह जब आप 2r लिखोगे तो बेटा ये 2 का स्क्वायर 4 बन गया, आर स्क्वायर वापस अपनी जगह पे, तो एक 4 नंबर मजीद साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले वाले के,
तो इसका मतलब है 4 गुना बढ़ जाएगी। तो याद रखना बेटा, रेडियस डबल करने से ल्यूमिनोसिटी 4 गुना बढ़ जाती है। अब मैं समराइज करता हूँ इस चीज को। देखो हमने यहाँ डिस्कस किया था मेरे बच्चों कि जो ल्यूमिनोसिटी है उसका ताल्लुक एरिया के साथ क्या है, उसका ताल्लुक टेम्परेचर के साथ क्या है, इनको आपस में रिलेट करता है तीनों को बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि किसी भी स्टार में से या किसी भी ब्लैक बॉडी में से निकल के आने वाली जो रेडिएशन है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वो प्रोपोर्शनल होती हैं 4th पावर ऑफ टेम्परेचर के। ठीक है, उसी चीज को मैथमेटिकली मैंने यहां पे लिखा। अगर मैं सिर्फ ल्यूमिनोसिटी लिखता हूं एल, इसका मतलब है कि रेडिएशन पर सेकंड, उसके बाद फिर एरिया से डिवाइड करता हूं तो पर यूनिट एरिया भी हो गई, और दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 के। एरिया को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिलेशन आ गया। उसके बाद फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी खत्म किया, सिग्मा आ गया, सिग्मा की वैल्यू ये पुट कर दी तो ये रिलेशन आ गया। फिर हमने कहा कि स्टार को हम कंप्लीटली एज अ ब्लैक बॉडी यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, ये बताना आपने पॉइंट। उसके बाद फिर आपने मेन पॉइंट्स के ऊपर आ जाएंगे कि टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट होता है, ल्यूमिनोसिटी कैसे इफेक्ट होती है टेम्परेचर से, ल्यूमिनोसिटी कैसे इफेक्ट होती है सरफेस एरिया से। तो मेरे बच्चों वहां पर आपने सीधी सीधी बात करनी, भाई टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, ल्यूमिनोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, ल्यूमिनोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है एरिया के साथ, यानी एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। अब किस तरह से बढ़ेंगे, किस रिलेशन से बढ़ेंगे, उसको भी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन या एज एमसीक्यूज आएंगे। तो बेटा मैंने आपको बता दिया कि इसका होता है जी एल इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज़्ड टू पावर 4। अगर यहां पर आप टेम्परेचर को डबल कर दें तो क्या होगा, ट्रिपल कर दें तो क्या होगा, 4 गुना कर दें तो क्या होगा, ऐसी चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो सिंपली अगर वो डबल कहे तो टी की जगह पे आपने 2t कर देना है, अगर वो ट्रिपल कहे तो टी की जगह पे आपने 3t कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो बन के आ जाएगा। आपने जहां t था वहां पर आपने 2t कर दिया, पावर 4 है तो 2 की पावर भी 4 और t की पावर भी 4, 2 की पावर 4 क्या बनता है 16 बनता है, और साथ में t की पावर 4 उसी तरह रहेगा। तो बेटा आप समझेंगे 16 गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद मैंने बताया सरफेस एरिया का ल्यूमिनोसिटी के साथ जो ताल्लुक है एल इज प्रोपोर्शनल टू ए। अब क्योंकि ए जो है वो आपके पास एरिया है और वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, जो कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको बेटा, ये 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपको कहा जाए रेडियस डबल कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आर का स्क्वायर है, अगर रेडियस डबल कहे तो आर की जगह पे 2 आर आएगा, जब आर की जगह 2 आर आएगा तो 2 का स्क्वायर भी होगा, आर का स्क्वायर भी होगा, आर स्क्वायर वापस वही मिल गया आपको, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यानी एक नंबर मजीद आपको साथ में मल्टीपल मिल गया 4। इसका मतलब है कि अब जो ल्यूमिनोसिटी होगी वो पहले से 4 गुना हो जाएगी। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की जानिब, दैट इज रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी। मेरे बच्चों फ्लक्स के बारे में आप जानते हो, आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, अब पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद जो किसी एरिया में से पास करती हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद जो किसी भी एरिया में से पास करती हैं। फार्मूला हमने सीखा था कि फाई से हम फ्लक्स को डिनोट करते हैं, दैट इज ई डॉट ए, यानी ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह लीजिए, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, और ए जो है वो हमारे पास उसका एरिया होता है जिसमें से वो पास करती हुई जा रही है। लेकिन जब हमने फ्लक्स डेंसिटी निकालनी होती है तो हम फ्लक्स को एरिया से डिवाइड करते थे। ठीक है, सो ये वजह जो फ्लक्स है डिवाइडेड बाय एरिया ए। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास फ्लक्स डेंसिटी आ जाती थी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुई है इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी भी इसके जैसी है, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। इंटेंसिटी क्या होता है, शिद्दत। हमने क्लास 10th में साउंड इंटेंसिटी को पढ़ा था और वहां पे हमने सीखा था कि साउंड एनर्जी जो किसी यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में पास करती है परपेंडिकुलरली, उसको हम कहते हैं जी साउंड की ये इंटेंसिटी है। ठीक है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा ना रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी, तो मैं यहां पर बात करूंगा ल्यूमिनोसिटी पर यूनिट एरिया। ल्यूमिनोसिटी बच्चा एक तरह का समझे फ्लक्स ही है। ठीक है, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसको हम यूं भी कहते हैं रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, और इसको हम रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी भी कहते हैं। रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी को हम यूं डिफाइन करेंगे कि बेटा किसी भी एक स्टार में से निकल के आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में से जो कि परपेंडिकुलरली पास कर रहा है उसमें से कितनी पास करती हैं। ठीक है ना, तो यहां पर अगर आप देखें तो वही बात बताई गई है, द ल्यूमिनोसिटी पर यूनिट एरिया मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस के ऊपर जो आप ल्यूमिनोसिटी मेजर करते हो पर यूनिट एरिया, उसको बेटा हम रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी कहते हैं। अब जरा देखो, जो मैंने बात बताई थी कि रेडिएशन जो आ रही हैं यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से पास करती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली, उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। जरा देखिएगा, ये लिखा हुआ है ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी क्या था, ल्यूमिनोसिटी के बारे में हम अभी सीख के आए बेटा। ये ल्यूमिनोसिटी है रेडिएशन
पर सेकेंड। ल्यूमिनोसिटी का मतलब रेडिएशन पर सेकेंड, तो ये है ल्यूमिनोसिटी। उसने बोला द ल्यूमिनोसिटी यानी रेडिएशन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। दोनों बातें पूरी हो गई कि रेडिएशन पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया जो पास करती है किसी भी एरिया में से परपेंडिकुलरली, तो वो क्या होती है बेटा, इंटेंसिटी होती है उन रेडिएशंस की। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज है, द ल्यूमिनोसिटी यानी रेडिएशन पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो आप अर्थ की सरफेस के ऊपर मेजर करते हो, दैट इज नाउन एट रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी, या उसको हम रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज से कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है बेटा, और इसको हम डिनोट करते हैं मेरे बच्चों एफ के साथ। ठीक है, तो याद रहे एक स्टार से जो रेडिएशन आ रही है, जो एक उसकी ल्यूमिनोसिटी आ रही है और अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ रही है, अब अर्थ की सरफेस के ऊपर रहते हुए जो इसकी ल्यूमिनोसिटी होगी पर यूनिट एरिया, उसको मेरे बच्चों हम कहते हैं रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी। उम्मीद आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, एफ से हम डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है, ल्यूमिनोसिटी पर यूनिट एरिया, लेकिन कहां पर, अर्थ की सरफेस पे। स्टार से आ रही हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर पड़ रही हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो ल्यूमिनोसिटी पर यूनिट एरिया होगी ना बेटा, ठीक है, वो हमारे पास कहलाती है जी फ्लक्स इंटेंसिटी। ठीक है, और F इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय A, इसीलिए इसका फॉर्मूला है। सही है। अच्छा, अब यहां पर जो एरिया है ना, एरिया की जगह पे हमने जो उसका स्फेरिकल सरफेस का एरिया होता है वो हमने लिखा 4 पाई r का स्क्वायर, और r को हमने रिप्लेस कर दिया d के साथ। r को d के साथ क्यों रिप्लेस किया, वो इसलिए रिप्लेस किया कि देखिए फर्ज कर लें कि ये हमारा एक स्टार है और इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो निकल के यूं चलती हुई आ रही है आगे। ठीक है, और आगे यहां पर ना इस जगह पे हम चेक करना चाह रहे हैं, तो लेट्स सपोज कि यहां पर जो है वो हमारे पास अर्थ की सरफेस है, ऐसे ये अर्थ की सरफेस है। सही है, तो यहां से लेकर यहां तक जो फासला है ना, सही है, वो फासला ऑलमोस्ट जो है वो r के बराबर ही समझा जाता है। तो हमने यहाँ पे r को d से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट नीचे मेंशन किया, मैं आपको समझाऊंगा ये पॉइंट। ठीक है, तो जैसे जैसे आप दूर चले जा रहे हैं ना यहाँ पर, तो इसके समझे कि ऐसे शेल है, ये तो मैंने थोड़ा सा रीजन उसका दिखाया, इसके बाद एक और शेल आएगा, फिर एक और शेल आएगा, फिर एक और शेल आएगा, फिर और शेल आएगा, ऐसे शेल बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं ऐसे। ठीक है ना, तो जैसा स्फेरिकल सरफेस है ना, ऐसे इमेजिन कीजिए इसके ऊपर एक और छिलका, ऐसे जैसे प्याज के ऊपर एक और प्याज का छिलका होता है, उसके ऊपर एक और प्याज का छिलका होता है, यूं समझिए इस स्टार के ऊपर ना एक यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस आ गई, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो जैसे 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 आप दूर चलते चले जाएंगे तो ये जो इसमें से आने वाली जो रेडिएशन है वो बिखरती चली जाएंगी, उनकी इंटेंसिटी है ना बेटा वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, ओके जी। तो अगर हम अर्थ की सरफेस के ऊपर इसकी ल्यूमिनोसिटी चेक करना चाहते हैं तो यहां से लेकर यहां तक जो फासला है, ठीक है, उसको हम d से डिनोट करते हैं। वो ऑलमोस्ट उस स्फेयर का वो जो इमेजिन की हुई सरफेस है यहां से लेकर यहां तक, उसका रेडियस वो असल में हम इसका d कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो वो ये जो हमने एरिया लिखा ना, एरिया इज इक्वल टू पाई d का स्क्वायर, मेरे बच्चों यहां पर अर्थ है, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक इमेजिन कीजिए एक स्फेयर है, ये उस स्फेयर का एरिया है। बात को समझो, फिर सुनो, अक्सर बच्चों को ना यहां पर कंफ्यूजन होती है, वो ये मानते हैं कि यहां अर्थ की सरफेस के इतनी सरफेस पे पड़ रही है तो हम इतना एरिया ले लेते हैं, उस एरिया में से जो यहां से ल्यूमिनोसिटी पास कर रही है वो हमारे पास जो है वो फ्लक्स डेंसिटी। ऐसा नहीं है। फ्लक्स डेंसिटी कैसे निकालेंगे, यहां पर आप अर्थ की सरफेस पे इसको निकालना चाहते हो तो आप देखोगे कि इसका जो शेल है, यानी बाहर ऐसे हमने एक बड़ा शेल और बड़ा शेल और बड़ा शेल, यहां पे एक इमेजिन किया पूरा स्फेयर, यानी कि यहां जैसे मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको, शो कर रहा हूं, इतना बड़ा ये स्फेयर आ गया। इस स्फेयर के मुताबिक जो है ना वो आप इसकी यहाँ पे वो चेक करेंगे ल्यूमिनोसिटी पर यूनिट एरिया। ठीक है, सो इसलिए मेरे बच्चों यहां पर मैंने फिर भी स्फेयर का एरिया ही यूज किया, पाई 4 पाई r का स्क्वायर, r को रिप्लेस किया d के साथ, क्योंकि यहां से जो ये पूरा स्फेयर बनता है उसका रेडियस या यहां से लेकर यहां तक जो फासला है d, वो दोनों बराबर है। तो d और r बराबर होने की वजह से हमने यहां पर d को यूज किया। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। अब जरा आगे चलते हैं जी। अब इससे हवाले से कुछ एक्सप्लेनेशन से कुछ पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन किए हैं, जरा सुन लीजिए। स्टार एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ अपीयर्स फेंट बिकॉज emitted लाइट स्प्रेड ओवर द लार्जर एरिया। अब जो स्टार कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दूर होते हैं ना अर्थ से, उनके वो हमें इतने ब्राइट दिखते नहीं है, फेंट से, मध्यम से दिखते हैं। उसकी रीजन क्या है कि लाइट स्प्रेड होती जा रही है, स्प्रेड होती जा रही है, स्प्रेड होती जा रही है। ठीक है ना, जो विजिबल लाइट हमें नजर आती है
जो स्प्रेड होती जा रही इतनी ज्यादा स्प्रेड हो जाती है कि फिर वो इतना जो है वो आपको वो स्टार ब्राइट नजर आता नहीं, आपको फेंट सा दिखता है। जैसे एक टॉर्च है ना, टॉर्च अगर आप उसको बिल्कुल दीवार के करीब रखते हो ऐसे, तो आपको बहुत ब्राइट स्पॉट दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको दूर ले जाते जा रहे हो, रोशनी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, एक टाइम आएगा वो बिल्कुल मदम हो जाएगा, आपको वो नजर भी शायद ना आए। ठीक है, इतना रोशनी फैल जाती है कि वो मदम हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ये कह रहा है कि एक इंफॉर्मेशन पॉइंट है बेटा कि जो स्टार दूर होते हैं उनके वो इतना फेंट नजर आते हैं, उसकी वजह यह है कि लाइट जो उनमें से निकल के आ रही होती है वो बिखरती 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 बहुत ही थोड़ी रह जाती है। ठीक है, सो स्टार एट द लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ अपीयर फेंट, ये वजह है कि वो आपको मदम नजर आते हैं। द लाइट स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू द स्फेरिकल शेल विद द एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था ना, उस बात को समझिए। जो इस स्टार में से लाइट निकलेगी ना, वो मेरे बच्चों मतलब फर्ज करो कि ये एक स्टार है ना, ऐसे तो यूं ऐसे चारों तरफ फैलती है, यूं ऐसे फैलेगी, फिर ऐसे फैलेगी, फिर ऐसे फैलेगी, इस तरह से। तो अगर आपकी अर्थ यहां पर है और अर्थ की सरफेस के ऊपर आप यहां पे चेक करना चाहते हो इसकी फ्लक्स डेंसिटी, तो यहां से लेकर यहां तक जो है ना, ये वाला जो शेल है, ये वाले शेल का रेडियस इस्तेमाल होगा, और ये शेल का रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट यहां से लेकर अर्थ तक जो फासला है यानी r बराबर है d, उसके बराबर ले रहता है। यही वजह है कि यहाँ पे हमने r की बजाय d का इस्तेमाल किया। अब मेरे ख्याल से 3 बार मैंने ये पॉइंट बता दिया, आप समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, so the light spread uniformly through the spherical shells with the area 4 pi r square। तो लाइट इस तरह चारों तरफ फैलती है स्टार से बाहर स्फेरिकल शेल्स की सूरत में। जो मैं आपको कह रहा था, इमेजिन की जैसे एक प्याज का छिलका, उसके ऊपर फिर प्याज का छिलका, उसके ऊपर फिर प्याज का छिलका, इसी तरह से स्फेरिकल शेल, उसके ऊपर एक और शेल, उसके ऊपर एक और शेल, उसके ऊपर एक और शेल। तो जैसे जैसे स्फेरिकल शेल का रेडियस बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे उसकी जो इंटेंसिटी है ना बेटा, वो लाइट की कम होती जाएगी, लाइट की शिद्दत कम होती चली जाएगी। तो ये आपको पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ये स्टार है, ये पहला स्फेरिकल शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे स्फेरिकल शेल बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके अर्थ जो है स्टार से ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे फिर ऐसा ऐसा इंटेंसिटी जो है ना बेटा वो लो होती जाएगी, क्योंकि लाइट स्प्रेड होती जा रही, स्प्रेड होती जा रही, स्प्रेड होती जा रही है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद r इज इक्वल टू द डिस्टेंस d बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ। अब ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये r अर्थ है और ये हमारा स्टार है। स्टार से अर्थ के दरमियान जो फासला है वो भी ऑलमोस्ट कह लीजिए d है, और जो यहाँ से एक स्फेरिकल शेप बनेगी इसकी, यानी कि जो ऐसे स्प्रेड होती जा रही लाइट, ठीक है, स्फेयर्स की सूरत में, यहां से लेके यहां तक, ये इस स्फेयर का रेडियस भी है और ये अर्थ से इसका फासला भी है, लिहाजा हम r को d के बराबर करते हैं यहाँ पे। उसके बाद बेटा फिर इसकी डिपेंडेंस की बात करेंगे कि ये जो हमारे बस फ्लक्स डेंसिटी होती है किस पर डिपेंड करती है। जैसे हमने ल्यूमिनोसिटी की बात की थी ना, वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया के ऊपर, वो डिपेंड करती है नंबर 2 के ऊपर क्या था, टेम्परेचर के ऊपर। और यहाँ पर जो ये जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स इंटेंसिटी है बेटा, वो डिपेंड कर रही होती है किस चीज के ऊपर, वो डिपेंड कर रही होती है फासले के ऊपर। जो फासला ये देखो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या है जी, L डिवाइडेड बाय 4 पाई d का स्क्वायर। तो यहाँ पे ल्यूमिनोसिटी को अगर आप फिक्स रखें एक स्टार की, उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि एक ही स्टार एक ही तरह की ल्यूमिनोसिटी होगी उसकी। 4 एक नंबर है कांस्टेंट है, पाई एक नंबर है कांस्टेंट है, तो F का d के साथ ना इनवर्स रिलेशन बनता है d के स्क्वायर के साथ। F इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर d स्क्वायर। तो डिस्टेंस का इसके फ्लक्स डेंसिटी के साथ एक इनवर्स रिलेशन है। जितना ज्यादा फासला बढ़ाएंगे, ल्यूमिनोसिटी जो है पर यूनिट एरिया, या आप कह लीजिए इंटेंसिटी ऑफ कमिंग रेडिएशन या इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना बेटा, वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ओके जी। सो इफ द लाइट सोर्स इज ट्वाइस फार अवे, अब उसके हवाले से एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इफ द लाइट सोर्स इज ट्वाइस फार अवे फ्रॉम द इंटेंसिटी विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अब देखो, अगर जो है ना एक फिक्स वैल्यू है, समझे एक स्टार एक फासले पर पड़ा हुआ है और उससे कुछ वैल्यू आपको मिल रही है फ्लक्स की, वो कह लीजिए जी F है, तो अगर आप उसका फासला डबल कर देते हैं, फासला डबल करने से उसकी जो फ्लक्स है वो 1/4 यानी कि असल वैल्यू का चौथा हिस्सा रह जाएगी। ठीक है, तो ये एक रिलेशन दिया गया जो कि ऑब्जेक्टिव में कहीं आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप वो आपको कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस डबल कर दिया गया, तो 1/2 करेंगे तो d की जगह आप रिप्लेस कर देंगे 2d को, तो 2 का स्क्वायर फिर 4 बन जाएगा, तो 1/4 बनेगा, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 4। इसी तरह अगर वो 3 टाइम कहता है, 4 टाइम कहता है, तो फिर भी आप इस रिलेशन के अंदर वैल्यू पुट करके मालूम कर सकते हैं। फिर बेटा इसमें बताना है आपने कि ये फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, जैसे आपने कूलम लॉ में पढ़ा था कि जो फोर्स है वो इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है ना। सो क्या था, F इज इक्वल टू 1 ओवर r का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर d का स्क्वायर। वहां क्या था, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर d का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आता है बेटा हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंडर। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि देखिए
या हमारे पास एक स्टार है, यहाँ से जो है वो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल के आ रही है, समझ लो लाइट निकल के आ रही है। अब यहाँ तक इसका रेडियस है जी r, तो यहाँ पे एरिया ए है a, और यहाँ पे समझ लीजिए आसानी के लिए हम लेते हैं कि इसकी जो कह लीजिए जी फ्लक्स डेंसिटी है वो 1 है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम r को डबल कर दें, 2r पे चले जाएं, अगर हम r को डबल करके 2r पे चले जाए ना, तो यहां पर जो ये रेडिएशन के सामने एरिया आएगा वो पहले वाले एरिया का 4 गुना है। तो अब जो रेडिएशन सिर्फ एक एरिया से पास कर रही थी, जो लाइट सिर्फ एक एरिया से पास कर रही थी, वो इन चारों एरिया में से पास करेगी। बिखर गए ना ऐसे। जब आपका यहां से लेकर यहां तक r का डिस्टेंस था, तो उसके सामने लेट सपोज एक एरिया a था। अगर आप रेडियस को डबल कर देते हो, तो अब उन रेडिएशन के सामने आने वाला जो एरिया है वो पहले एरिया के मुकाबले में 4 गुना हो जाता है। ये देख लो, जैसे ये एक बॉक्स था, अब वैसे उस साइज के आपको 4 बॉक्स मिलेंगे। तो पहले जो लाइट सारी की सारी इस एक बॉक्स में से पास कर रही थी, अब वो लाइट 4 बॉक्स में से पास करेगी। तो एक बॉक्स में से कितनी पास करी फिर, कि अपनी ओरिजिनल का 1/4। उसके बाद फिर जब हमने डिस्टेंस को ट्रिपल किया, 3r के बराबर किया, तो अब उसके सामने जो एरिया है वो इस प्रीवियस एरिया का 9 गुना था, ठीक है। तो अब यही लाइट सारी की सारी इस 9 हिस्सों में डिवाइड होगी, तो लाइट और ज्यादा फेंट हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी इंटेंसिटी। तो अब एक एरिया में से कितनी जो वेव्स पास करके गई हैं, ठीक है, वो है 1/9, यानी उसकी जो फ्लक्स है वो 1/9 रह जाएगा। इसी तरह से अगर आप 4 गुना इसका रेडियस करते हैं, जितना रेडियस है उसका 4 गुना फासले पर चले जाते हैं, तो इसके सामने जो एरिया आएगा वो पहले वाले एरिया के मुकाबले में कितना होगा, 16 टाइम होगा। तो अब जो एक एरिया में से सारी वेव पास कर रही थी, ये सारी लाइट पास कर रही थी, उस एरिया को अब इन 16 बॉक्स में से पास करना है ना। तो जब 16 बॉक्स में से पास करेगी, तो फिर एक बॉक्स में तो जाहिर बात है 16 से रह जाएगी 1/16। तो मेरे बच्चों, जब आप 1r के डिस्टेंस पे होते हैं, तो एरिया अगर a है उसके सामने, तो 2r पे एरिया 4 टाइम हो जाता है, 4 गुना एरिया हो गया। 3r पे एरिया 9 गुना हो जाता है। 4r के ऊपर एरिया जो है वो आपके पास हो जाता है 16 गुना हो जाता है। तो अगर इस तरह से एरिया बढ़ता चला जा रहा है, तो ये जो रेडिएशन है, इन्होंने तो इन सब से पास करना है। पहले वो एक एरिया में से पास कर रही थी, अब वही जो है वो 4 में से पास कर रही हैं, अब वही 16 में से पास कर रही हैं, अब 9 में से पास कर रही हैं, वही 16 में से पास कर रही हैं। तो अब बिखरती जाएंगी, बिखरती जाएंगी, बिखरती जाएंगी। तो एक एरिया, एक यूनिट एरिया में से पास करने वाली जो रेडिएशन है वो ऐसा कम होती जाएंगी। ठीक है बेटा, इसलिए फ्लक्स जो है वो कम है। क्योंकि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इंटेंसिटी जो है वो बेटा आपके पास है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास कर रही है इस यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में। तो अब ये हमारा यूनिट एरिया ना, ये एक यूनिट एरिया। तो देखो, अगर ये जहां पर सारी की सारी समझने के लिए कहता हूँ भाई, जितनी भी थी वो सारी पास कर रही हैं, अब यहाँ वो सारी की सारी 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो अब चौथा हिस्सा इस यूनिट एरिया में से पास करेगा। अब देखो, जब वो यहाँ पहुंचती हैं, ठीक है, तो अब वो सारी की सारी 9 हिस्सों में से पास कर रही हैं। तो एक हिस्से में से पास की 1/9, अब यहाँ पे पहुंची तो वो सारी की सारी जो है वो 16 हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो एक हिस्से में से कितनी पास की, 1/16। इसको बोलते हैं बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हुई जाती है आगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपने देखा, मैंने बताया आपको कि अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हैं तो जो फ्लक्स डेंसिटी है वो 1/4 रह जाएगी। अगर आप डिस्टेंस को ट्रिपल करते हैं तो 1/9 रह जाएगी। अगर आप उसको 4 टाइम करते हैं तो ये 1/16 रह जाएगी। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आपको बना के दिया रहे तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे जी डिस्टेंस स्टार के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे कि ग्रेटर फ्लक्स डेंसिटी या ग्रेटर फ्लक्स इंटेंसिटी इंडिकेट दैट द स्टार इज क्लोज टू द अर्थ। अगर किसी स्टार से आने वाली जो इंटेंसिटी है वो ग्रेटर है, ठीक है, तो उससे आपको एक इंडिकेशन मिलती है बेटा कि ये जो स्टार है वो आपके करीब है। अगर उससे आने वाली जो इंटेंसिटी है उसकी शिद्दत बहुत कम हो, ठीक है, बहुत फेंट हो, इसका मतलब है वो स्टार आपसे दूर है। तो इंटेंसिटी की हेल्प से आप जो है वो स्टार का डिस्टेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा फिर लास्ट पॉइंट बताता है कि ल्यूमिनेसिटी और जो एक फ्लक्स है उन दोनों के दरमियान एक रिलेशन क्या है। तो बेटा आपको मैंने बताया कि ल्यूमिनेसिटी क्या है, ये आपके बस वो रेडिएशन की जो पावर आउटपुट है, यानी कितनी रेडिएशन एक सेकंड में से स्टार में से निकल के आती हैं, चाहे वो विजिबल है चाहे वो नॉट विजिबल है, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास था फ्लक्स, वो ये था बेटा कि यूनिट एरिया में से कितनी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो पास, फ्लक्स कह लीजिए ल्यूमिनेसिटी पास करती, सॉरी ल्यूमिनेसिटी पर यूनिट एरिया। तो इसको यूं डिफाइन करेंगे, ल्यूमिनेसिटी इज द टोटल पावर आउटपुट, ठीक है, या टोटल रेडिएशन कमिंग आउट पर सेकेंड, या उसको टोटल पावर आउटपुट कहते हैं ऑफ द स्टार, विद द रेडिएशन फ्लक्स डेंसिटी इज व्हाट इज मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। एक है ल्यूमिनेसिटी, टोटल रेडिएशन पर सेकेंड जो स्टार में से निकल के आ रही है, सही है। और जो फ्लक्स है,
फ्लक्स वो क्या है कि अर्थ के ऊपर आप कितना इसको मेजर करते हो, यानी पर यूनिट एरिया कितनी लुमिनोसिटी है या पर यूनिट एरिया कितनी जो है वो रेडिएशन पास कर रही है। बात को समझो। लुमिनोसिटी क्या है मेरे बच्चों? लुमिनोसिटी है कि स्टार में से 1 सेकंड में कितनी रेडिएशन निकल के जा रही है, ठीक है। और जो फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स इंटेंसिटी है, वो ये है कि 1 यूनिट एरिया में जो कि अर्थ के ऊपर है, वहां से 1 सेकंड में कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो अर्थ के ऊपर आ रही है। दैट इज क्या कहते हैं जी उसको? फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है। उम्मीद है आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे